हाय हेलो नमस्कार वेलकम वेलकम टू आप ही कह दीजिए ज्योग्राफी। हम लोग बात कर रहे थे मानव भूगोल की। मानव भूगोल में हमारा चैप्टर चल रहा है जनसंख्या, और इससे पहले वाले हम लोगों ने कम से कम 2 वीडियो बना लिए हैं जनसंख्या के। आप लोग जनसंख्या वाले टॉपिक को करते रहिए कवर। नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, जनसंख्या के वितरण की। जनसंख्या का वितरण विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ अधिक है कहाँ कम है, क्यों अधिक है क्यों कम है, इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। मैप भी देखेंगे, मैप में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो बिल्कुल विरल हैं, जहाँ पर थोड़ी सघन जनसंख्या पाई जाती है, और यहाँ जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है। क्लियर बात है। सबसे पहले तो विश्व की जनसंख्या के प्रतिमान का एक महत्वपूर्ण जो तथ्य यह है कि जनसंख्या सब जगह एक समान नहीं पाई जाती है। जनसंख्या का वितरण सभी जगह पर एक समान नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का जो वितरण है, जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्रवसन पर निर्भर करता है, इधर से उधर आवागमन पर, या फिर यहाँ के लोग कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए, वहाँ के लोग कहीं और जाके शिफ्ट, इस पर निर्भर करता है। जनसंख्या की वृद्धि पर निर्भर करता है, स्थानिक वितरण पर निर्भर करता है, और इसके साथ साथ ही अनेक कारक हैं जो कि विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। पिछले वीडियो में हमने उन्हीं कारकों के विषय में चर्चा की थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5% क्षेत्रफल में ही निवास करती है ना। ये चौंका देने वाला तथ्य। आप सोचिए, विश्व की 50% पॉपुलेशन 5% ऑफ लैंड पर ही रह रही है, जबकि भूमि का 33% एरिया तो निर्जन है, मतलब वहाँ पे तो लोग रहते ही नहीं है। 33% पार्ट तो ऐसा है। और मनुष्यों का जो स्थानिक वितरण है उसमें असमान वितरण है, और यही मानव भूगोल का जो है हमारा विषय है कि हम ये अन्वेषण करें और विचार विमर्श करें कि बेसिकली इसका स्पष्टीकरण है क्या, क्या कारण रहे होंगे। आप देखिएगा, चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा या फिर गूगल पे, कि वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर आज तक इंसान गया ही नहीं है या जा ही नहीं पाया है। अब आप देखिए हमारे पास कितनी सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऐसे भी कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ अभी तक इंसान नहीं गए हैं। तो ये भी एक बहुत चौंका देने वाली बात है कि जिस पृथ्वी के गोले पे हम लोग रह रहे हैं उसके मात्र 5% एरिया पर ही 50% पॉपुलेशन रह रही है। और देखिए कि कहीं कहीं पर तो जनसंख्या 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10,000 से ज़्यादा है, और कहीं पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10, 5 और 2। तो बेसिकली इस प्रकार से हम लोग जनसंख्या को लेंगे कि कहीं पर कोई क्षेत्र ऐसे हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब घने बसे हुए हैं, और कोई बहुत ही ज़्यादा विरल बसे हुए हैं। फिर अगर हम लोग सबसे पहली बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, फर्स्ट नंबर पॉइंट जो है घने बसे हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं वर्ल्ड में, तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर औसत जन घनत्व 100 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब क्या होता है, देखिए बार बार ये वर्ड आएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब ये 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, वापस 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, ये वर्ग बन गया ना। ये भी एरिया 1 किलोमीटर है, ये भी एरिया 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर का जो चौकोर हिस्सा है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो अभी हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि जहाँ पर जनसंख्या का औसत घनत्व 100 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, वो क्षेत्र हम लोग अभी घने बसे वाले क्षेत्रों में जो है हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला एरिया हमने लिया पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान, कोरिया और ताइवान है। चाइना है, चाइना के आगे जापान है, कोरियन पेनिनसुला में दक्षिणी कोरिया है, और ताइवान नाम का एक है जिसे पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता था। फिर हम लोग बात करेंगे सदर्न एशिया की या दक्षिणी एशिया के, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल इसमें शामिल है। भारत का नक्शा खरीद लीजिए 1 रुपये का, बाकी सारे नक्शे उसी में फ्री में आपको मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे देश। तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये सारे के सारे एरिया है दक्षिणी एशिया के भाग हैं। वर्ल्ड मैप अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक्साइटेड नहीं होना है, वर्ल्ड मैप पर भी आएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरा कौन सा एरिया आता है इसमें। तीसरा एरिया आता है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का। इसमें यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये सारा का सारा जो वेस्टर्न यूरोप वाला हिस्सा है, जहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, कहीं कहीं पर ब्रिटिश तुल्य जलवायु, और विश्व की सबसे अच्छी जलवायु वाले क्षेत्रों में से एक है। दूसरा औद्योगिक क्रांति का केंद्र है ये, तो यहाँ पर भी सघन जनसंख्या पाई जाती है। द फोर्थ एरिया इज पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी कनाडा।
मतलब यूएसए और कनाडा का जो पूर्वी एरिया है, फॉर एग्जांपल ये है आपका यूएसए का नक्शा और इधर है आपका कनाडा का नक्शा। तो ये पूर्वी हिस्सा कनाडा का और ये पूर्वी हिस्सा यूएसए का, ये भी उन क्षेत्रों में शामिल है जो कि विश्व में सघन बसे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक दूसरे फैक्ट की बात कर लें तो कि घनी जनसंख्या के ये सभी जो प्रदेश हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं और इस प्रकार बसे हुए हैं कि विश्व की 75% से अधिक जनसंख्या कर्क रेखा और उत्तरी 70 डिग्री जो नॉर्दर्न अक्षांश है उसके पास पाई जाती है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी क्षेत्रों की आपने बात करी है ये सभी के सभी उत्तरी गोलार्ध में हैं। अब आप ये तो नहीं पूछेंगे कि गोलार्ध क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ गोलार्ध होता क्या है। ये है गोला जहाँ पर आप रहते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग पृथ्वी। और पृथ्वी को जब हम लोग उत्तर दक्षिण के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं, ये तो है नॉर्थ और ये है साउथ। इसे अंग्रेजी में कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, गोले का आधा गोलार्ध। क्लियर है? तो ये बता रहे हैं कि 75% से भी अधिक जनसंख्या, क्लियर बात है। आप देखिएगा 75% से भी अधिक जनसंख्या कर्क रेखा, ये वाली जो रेखा है 23.5 डिग्री 23.5 से लेकर के 70 डिग्री के जो अक्षांश है इस एरिया के अंदर बसी हुई है। आप देखिए जितने भी सघन घनत्व वाले क्षेत्र है वो ज़्यादातर ये यहाँ बसे हुए हैं। और जितने भी हम लोगों ने एरिया लिए हैं, चाहे वो पूर्वी एशिया हो, दक्षिणी एशिया हो, पश्चिमी यूरोप हो या फिर उत्तरी पूर्वी अमेरिका हो, ये सभी के सभी क्षेत्र सारे के सारे 100% ये जो एरिया है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये एरिया पाया जाता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, गोलार्ध के उत्तरी हिस्से में। अब ये भी क्वेश्चन आए हैं, विश्वास कीजिए ऐसे प्रश्न भी आए हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 10% से भी कम जनसंख्या का निवास है। कथन स्पष्ट है, सत्य है अथवा नहीं है, ये आपको बताना था। तो आप देखेंगे कि वाकई में दक्षिणी गोलार्ध को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर कहाँ रहेंगे? आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया छोटा सा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश हिस्सा जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है वो बिल्कुल कम एरिया को लिए हुए हैं और अफ्रीका के अंदर जनजातीय क्षेत्र है। तो ज़्यादातर आवासित मनुष्य जहाँ है, पूरा एशिया, पूरा यूरोप, पूरा उत्तरी अमेरिका, ये तो उत्तरी गोलार्ध में आ गया। तो पॉपुलेशन ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में हमें मिलती है। फिर हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग इन सघन बसे या सघन आवासित क्षेत्रों की भी अगर बात करें, तो अगर हम लोग इन सघन आवासित क्षेत्रों का ही अध्ययन करें, कौन कौन से 4 क्षेत्र थे उनका ही अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जापान को अगर हम लोग छोड़ दें तो पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के सारे देशों में, ज़्यादातर देशों में जो जनसंख्या है, अधिकतम जनसंख्या है वो गाँवों में निवास करती है। इन देशों में जो निवासी हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर में ही संलग्न है। एग्जाम्पल आप भारत का ले सकते हैं, सबसे उपयुक्त एग्जाम्पल है। और ये लोग मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं, कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन में लगे हुए हैं। देखो आपको ये तो पता होना चाहिए प्राथमिक क्रिया कौन सी है, द्वितीय कौन सी है, तृतीयक और चतुर्थक कौन सी है। और नहीं पता है, आजकल पंचम क्रियाओं का भी एक ट्रेंड है, तो मैं आपको आपके लिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप देखना चाहें तो बेसिकली पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया, देखो आपको सबसे पहली बात तो मैं आपको क्या बताऊं, मैप बनाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। देखो बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा इंडिया है और ये इस तरह से हम लोग इस पूरे मैप को बनाएंगे, एशिया के मैप को। ये इधर से लेकर के ये कुछ ऐसा, इन शॉर्ट में भी आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, बाकी ज़्यादातर तो ये आपको ही बनाना पड़ेगा। तो भारत, हम लोग इस एशिया के अंदर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैपनीज़ आइलैंड है, जापान की बात करेंगे। यहाँ पर कोरिया है। देखो मैं आपको इसको ग्रीन से बताता हूँ, ये वाला हिस्सा कोरिया कहलाएगा, फिर ये वाला हिस्सा हमारा जापान कहलाएगा। क्लियर बात है। फिर अगर हम लोग बात करें तो ये वाला एरिया कहलाएगा पूर्वी चीन। आई बात समझ में। और अगर हम लोग बात करेंगे ब्लू की, तो ये वाला एरिया कहलाएगा दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र, जहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और ये सारे के सारे कंट्री हैं। दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में हमारा भारत, ये भारत है, भारत के यहाँ बांग्लादेश है और भूटान, नेपाल ऊपर में है और यहाँ पर मालदीव्स है। तो बेसिकली हम लोग इस एशिया की बात करें, इस नक्शे को एटलीस्ट आप पहचाना, क्योंकि मैं अगर पूर्वी एशिया कहूँगा या दक्षिण एशिया कहूँगा तो आप वहाँ पहुँचे, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है।
तो जापान को अगर छोड़ दें तो बाकी के कंट्रीज एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, चाहे वो भारत की बात कर लें, चाहे चाइना की बात कर लें, या किसी भी देश की। लेकिन चीन की, अब आप देखिएगा, चीन की यांगटी सिक्यांग, होंगो और सिक्यांग की घाटियों में जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। यांगटी सिक्यांग, सिक्यांग और होंगहो नदी। अब आपका सबसे पहला काम है, प्लीज़ आप एटलस खोलिए, एटलस में देखिए, चीन का नक्शा देखिए एशिया में, वहाँ पे यांगटी सिक्यांग, होंगहो और सिक्यांग, उत्तर से दक्षिण में कौन कौन सी नदियां हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे आप कैसे बताएंगे, नॉर्थ यांगटी सिक्यांग, साउथ ये, ईस्ट ये, सॉरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आप इस तरह से बता सकते हैं। फर्स्ट को उत्तर में रखिए, थर्ड को दक्षिण में रखिए, बीच में सेकंड को रखिए। अगर यही हम लोग बात करते हैं भारत में, तो भारत में सतलज, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान, जहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा बनते हैं, वो मैदान, और सदा, नीरा जो नदियां हैं उनकी घाटियां, इन सब में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है। चाहे आप लोग पश्चिम बंगाल की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, तो ये वो सारे क्षारे के क्षेत्र हैं जहां पर जनघनत्व अधिक पाया जाएगा। अगर पाकिस्तान में बात करते हैं तो पंजाब प्रांत, जहां से होकर 5 नदियां प्रवाहित होती हैं, सिंधु नदी का डेल्टा, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर अधिक सघन आबादी रहती है। और बांग्लादेश में केवल चटगांव की पहाड़ियों के भाग को छोड़कर समस्त प्रदेश जो है कछारी मिट्टी वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है। कहने का लब्बो लबाब ये है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ और मैदान तय कर रहे हैं कि कहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक रहेगा। इसका मतलब ये पूरे के पूरे क्षेत्र एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। आ गई बात समझ में? अब हम लोग बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया की जनसंख्या के वितरण के प्रतिमान को, या फिर हम लोग एशिया की जो हमने बात करी है इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें तो यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका है, वहाँ पर जो घनी जनसंख्या है वो ज़्यादातर नगरीय है। हमारे यहाँ ग्रामीण है, वहाँ नगरीय है, जिसे नगरीय समूहन या अर्बन एग्लोमेरेशन कहते हैं। औद्योगिक विकास और नगरों में यहाँ पर तृतीय क्रियाओं का अधिक रोल है, जिसमें सेवा की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का अधिक रोल है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन और भारत में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनघनत्व चीन और भारत में नहीं पाया जाता है। देखिएगा, सिंगापुर है, कुवैत है, बेल्जियम है, नीदरलैंड्स है, ब्रिटेन है, इन क्षेत्रों में नगरीय घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि एरिया कम है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शायद इस वीडियो में भी, कि जब भी जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो पॉपुलेशन को हम लोग एरिया के साथ तुलना करके ही निकालते हैं। सिर्फ पॉपुलेशन ज़्यादा होने से ही जनसंख्या घनत्व ज़्यादा नहीं होता है, एरिया भी कम ज़्यादा होगा उसका फ़र्क पड़ता है। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें कि यूरोप और अमेरिका में सिर्फ औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण ही जनसंख्या नहीं बदली है, इन प्रदेशों की जलवायु भी काफ़ी नम और शीतोष्ण है, और ऐसी जलवायु में कई बार जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा होता है, एग्रीकल्चर का भी और ह्यूमन भी। तो अगर हम लोग बात करें, आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, तो यहाँ पर बेसिकली शीतोष्ण कटिबंधीय जो फसलें हैं, जैसे गेहूं हो गया, ओट्स हो गए, चुकंदर, आलू, ये सब जो फसलें होती है इनका उत्पादन भी काफ़ी अधिक होता है, और इनके उत्पादन होने से आबादी को भी ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि क्या ये सिर्फ 4 क्षेत्र हैं जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, तो नहीं, सिर्फ ये 4 क्षेत्र नहीं, ये मोटे मोटे 4 क्षेत्र हो गए। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है, जैसे मिकोंग, मिनोम, इरावदी नदी का डेल्टा, इंडोनेशिया का जावा द्वीप। अब आप मुझे बताएंगे इरावदी नदी और मिकोंग नदी किस देश में प्रवाहित होती है? नहीं पता हो तो आप एटलस में देख के बताइएगा। अगर हम लोग अफ्रीका की बात करते हैं तो मिस्र की नील नदी की घाटी, यहाँ पर रेखीय केंद्रण पाया जाता है। रेखीय केंद्रण मतलब जैसे ये रिवर बह रही है आपकी नील नदी, तो यहाँ जनसंख्या और यहाँ जनसंख्या, इस रेखा के सहारे सारे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं विक्टोरिया झील। अफ्रीका में विक्टोरिया झील 3 देशों से सीमा लगाती है। क्या आप देख के बताएंगे एटलस में कि विक्टोरिया झील अगर ये है तो कौन कौन से 3 देश हैं जो इससे सीमा लगाते हैं? 1, 2 और 3। तो आप लोग देख के बताइएगा। और एक बात और देखिएगा, क्या विक्टोरिया झील के ऊपर से इक्वेटर जाती है या नहीं जाती है? तो विक्टोरिया झील का क्षेत्र हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे नाइजीरिया का जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी सघन जनसंख्या पाई जाती है। लैटिन अमेरिका की जो देश है वो भी अधिक सघन बसे हुए हैं, और मैक्सिको का जो मध्यवर्ती भाग हो गया ये भी बहुत सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आता है। वहीं साउथ अमेरिका की बात करें तो वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना के जो तटीय क्षेत्र हैं,
जहाँ पर आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट शहर है जैसे कराकस, रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, ब्यूनस आयर्स, ये सारे के सारे उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं। तो बेसिकली ऐसे भी बहुत सारे छितराए हुए क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। क्लियर बात है? तो बेसिकली ये मैप है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे जनसंख्या घनत्व के विषय में। तो मैं एक ही वीडियो में अधिक और कम वाला अगर आपको एक साथ बताऊंगा तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे विरल जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, और इस मैप को भी हम लोग उसी नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ अध्ययन करेंगे। आप लोग इस वीडियो के साथ साथ जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में जो मैं जिन एरियाज़ का मैंने नाम लिया है, चाहे वो चीन हो, यांगटी सिक्यांग हो, सिक्यांग हो, या यूँ कहें इरावदी नदी हो, मेकोंग नदी हो, नीदरलैंड का नाम लिया मैंने, सिंगापुर का नाम लिया मैंने, इंडोनेशिया का नाम लिया, इन सभी नेम्स को आप लोग एटलस में देखिए। एटलस में देखने पर ही आप पकड़ पाएंगे कि हम लोग किस जगह की बात कर रहे हैं। एशिया का, यूरोप का, हर एक महाद्वीप का नक्शा आप लोग अपनी रफ कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर के आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ पाएंगे। वर्ल्ड के मैप की प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ खाली पेज मिलता है वहीं पेन उठा करके नक्शा बनाने का प्रयास कीजिए। नक्शे से ही आप ज्योग्राफी सीख पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के साथ। थैंक यू वेरी मच।